का यही रिएक्शन रहता है। देखने वाले लोग नहीं कर पाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है या आधा रास्ते से वापस आ जाते हैं, आपको तो दिखता भी नहीं है, तो आप कैसे करोगे। आज जब भी हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे कंट्री के नाम आएगा, इंडिया। फिजिकली के साथ मेंटली स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी है। मेरा पैरों ने काम करना बंद कर दिया। दाई ने बोला रुकना नहीं है, तुम्हारे पीछे देखो 50-100 लोग लाइन में खड़े हैं। ये मैंने अपने डिसेबिलिटी कम्युनिटी उन सबके बिहाफ पे सबमिट किया है। क्या एक दृष्टिबाधित महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर सकती है? जवाब है चोंजिन एंगमो। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट में आज हमारे साथ चोंजिन एंगमो हैं। चोंजिन एंगमो दुनिया की पहली दृष्टिबाधित महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। आप कई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में रुचि रखती हैं, जैसे कि साइकिलिंग, स्विमिंग, माउंटेनियरिंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन 2024 की श्रेणी में आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चोंजिन, पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चोंजिन, आपके बारे में थोड़ा और जानते हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ, आप कहाँ बड़ी हुई और अभी आप क्या जॉब कर रही हैं? मैम, मैं एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। When I was 8 years old, so I lost my eyesight due to reaction of medicine. After that, I moved to Ladakh for my education. I completed my schooling till 10th from Leh Ladakh and graduation and master from University of Delhi. So now I am working in Bangkok. जब आपको विजुअल इम्पेयरमेंट हुआ तब आप हिमाचल में ही थी? हाँ मैम, मैं हिमाचल में थी मैम। मैं 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी मैम। तो माउंटेनियरिंग उसके पहले से आपने आपकी शुरुआत हो चुकी थी माउंटेनियरिंग की, या उसके बाद आपने चालू किया? नहीं मैम, ये जो माउंटेनियरिंग जो है ये मैंने स्टार्ट किया है 2015 में। मतलब प्रॉपर सोचा मैं 2015 में, जब मैं हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली आई थी। तो वैसे तो मैंने स्कूल टाइम पे भी पढ़ा था एरिक, जो आपने सुना होगा आप लोगों ने, जो वर्ल्ड का फर्स्ट दृष्टिहीन जो ब्लाइंड पर्सन है जो एवरेस्ट क्लाइम किया है। तो उनके बारे में मैंने बुक पे पढ़ा था, तो मुझे लगा कि हाँ ट्रैकिंग माउंटेनिंग करते हैं क्या और एवरेस्ट भी कर सकते हैं। तो उस समय थोड़ा बहुत मुझे लगा कि हाँ मतलब अच्छा है, ये हम भी करेंगे। लेकिन जब मैं 2015 में हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली आई थी, तब मुझे एक अपॉर्चुनिटीज़ मिला बेसिक माउंटेनिंग कोर्स करने का फ्रॉम अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट मनाली से। तो वहाँ पे मैंने जब बेसिक कोर्स किया तो आउट ऑफ 30 पीपल मुझे बेस्ट ट्रेनिंग अवार्ड मिला। तब से मुझे लगा कि ये माउंटेनियरिंग जो है सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा। तो यहीं से मैंने सोचा कि मुझे एवरेस्ट माउंटेनियरिंग करना है और यहीं से मैंने एवरेस्ट करने का सपना देखा है। तो जब आपने ट्रेनिंग किया, सो यू वर दी ओनली विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन इन द एंटायर ग्रुप? नहीं मैम, वहाँ पे हम 3 भी आए थे। मतलब ये डिसेबल नॉन डिसेबल दोनों का ये ट्रेनिंग था, 1 मंथ का। माउंट एवरेस्ट पर जब चढ़ाई करते हैं वो बहुत जोखिमों से भरा होता है, फिर भी आपने ये निर्णय किया कि आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना है। आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आया इस बात का कि आप ये कर सकती हैं, और डर नहीं लगा? डर तो नहीं पता, उस समय तो डर का नहीं पता। मुझे यही था कि मुझे एवरेस्ट करना है, मतलब कुछ हट के करना है। जब मैंने लोगों से मिल के बात की कि मुझे एवरेस्ट करना है, मेरा एक सपना है कि मुझे एवरेस्ट करना है, तब लोगों का यही रिएक्शन रहता है, लोगों का यही मतलब आंसर रहता है कि देखने वाले लोग नहीं कर पाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है या आधा रास्ते से वापस आ जाते हैं, आपको तो दिखता भी नहीं है, तो आप कैसे करोगे। तो उसी दिन मैंने ठान लिया था कि अब तो मुझे करना है। ये चीज़ सिर्फ मेरे लिए नहीं, जो मेरे डिसेबिलिटी कम्युनिटी है उन सब के लिए, उन सब के बिहाफ पे मुझे ये चीज़ प्रूव करना है। इन लोगों को, इन मतलब सोसाइटी को दिखाना है कि ये चीज़ हम कर सकते हैं। वी जस्ट नीड अ सपोर्ट, वी कैन डू एनीथिंग। आई रियली कनेक्ट विद दैट बिकॉज ऐसा कई बार होता है दैट देयर इज़ अ चैलेंजिंग सिचुएशन, या कभी किसी ने नहीं किया या कोई बोल दे कि ये नहीं हो सकता है,
तब तो होता है कि नहीं करना है, एंड आई हैव दिस थिंग इन द बैकग्राउंड जस्ट लाइक यू डिड, कि कम्युनिटी को जब अगर हमने ये कर लिया, सो अदर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज वुड ऑल्सो हैव दिस अपॉर्चुनिटी, और कि बाकी लोग सेम हार्डशिप के थ्रू ना जाएं जो हमने इस हार्डशिप को फेस किया है। हाँ, सही कह रहे हो आप। क्योंकि जब मैंने एवरेस्ट के लिए सोचा, मतलब माउंटेनिंग करने की सोचा, तो मैंने बहुत सारे लोगों से कनेक्ट किया उसके पहले, क्योंकि ट्रेनिंग चाहिए होती है। अगर आपको बड़े बड़े पिक पे जाना तो लेवल होते हैं उसका 4000 5000 6000 हाइट गेन करना होता है। तो उस समय मैंने सोशल मीडिया के थ्रू नंबर लिया, लोगों से मतलब बात की, कॉल किया। तो पहले तो कहते ठीक है, सब कुछ हो, एग्री करते हैं। लास्ट में जाके मैं बताती हूँ कि मैं एक विजुअली चैलेंज हूँ, तो एकदम से उनका जो है बिहेवियर चेंज हो जाता है। कहते हैं कि हम आपको कॉल करते हैं बाद में, तब लेकिन कहीं से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आते। तो फाइनली सोल्यूशन कैसे मिला? सॉल्यूशन छोटे छोटे जो मैंने पिक किए हैं पहले, थोड़ा सा एवरेस्ट से पहले मैंने बहुत सारे पिक किए, उसके बारे में थोड़ा बता दूं। पहले सबसे पहले मैंने बेसिक कोर्स किया 2016 में। उसके बाद से कोई ऐसा कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिला नहीं, तो मैंने साइकिलिंग की है, बाकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। तो 2021 में मुझे एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटीज़ मिला है सियाचिन एक्सपीडिशन में जाने का, जो हमारे लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड था। और इसमें हम 8 लोग थे, पर्सन विद डिसेबल। इसमें विजुअली चैलेंज और अदर्स कैटेगरी के डिसेबल थे। और 2022 में मैंने माउंट कांग्या से 2 किया है, और 2023 में स्कानामू पीक जो स्पीति वैली में है, और 2024 में मैंने एवरेस्ट बेस कैंप तक किया है। ये चीज़ें तो मैं कर रही थी, हाइट गेन भी हो रहा था। अब यही करते करते मेरे मन में मतलब ये था कि अब मुझे एवरेस्ट में कैसे जाना है, क्योंकि मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंजिंग था फाइनेंशियली। जो मैं बहुत सारे लोगों को मैंने बोला कि इस चीज़ के लिए मुझे सपोर्ट चाहिए, तो कहीं से कुछ रिस्पांस नहीं आया। मैंने मेल लिखा, लोगों से बात की, मुझे लगा कहीं ना कहीं से रास्ता खुलेगा। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही था। तो फाइनली मैं अभी यूनियन बैंक में जॉब करती हूँ, तो बैंक ने मुझे मेरे सपने को पूरा करने में हेल्प किया है। सो फाइनेंशियली के अलावा, जैसे आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, जो आपने बाकी पीक्स जो आपने चढ़ाई की, तो उसके लिए ट्रेनिंग कैसे हुई? सच बताऊँ तो मैंने अभी तक जितना भी माउंटेन किया है उसके लिए मतलब लोग पहले से प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे लिए चैलेंजिंग था। कोई लोग रनिंग करते हैं, कुछ चीज़ें पहले से इधर एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या था कि इंक्लूजन का बहुत बड़ा इशू था, स्पेशल फॉर माउंटेनियरिंग के फील्ड में। तो मैंने जितना भी किया है, जैसे अभी मैंने बताया स्कानामो पिक किया है, कांगेजे 2 किया है, ये सारा जो है मेरे हम 1-2 लोग जाके क्लाइंब करके आए हैं। और दूसरा कांगेजे 2 जो है मेरे स्कूल के एक भैया है, उन्होंने पर्सनल जाके उन्होंने किया है। बेसिकली वो माउंटेनिंग वगैरह नहीं करते, लेकिन उन्होंने मेरे लिए किया, वो मुझे वो चीज़ करवाया उन्होंने। और अगर ईबीसी की बात करूं एवरेस्ट बेस कैंप की, तो ये एक टिंकेश एबिलिटी फाउंडेशन और बहनीन एडवेंचर है, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे एवरेस्ट बेस कैंप तक जाने का मौका मिला। और अननेम पीक जो किया है वो आईएमएफ ने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो इसमें ट्रेनिंग तो इसी के अंदर सिखाया जाता है, आप कैसे करते हो। जैसे इसमें हार्नेस को कैसे पहनोगे, अगर सेफ्टी कैसे लगाना है, रोप अप करके जाएंगे तो कैसे करके चलना है, जो वर्किंग पोल होता है उसको कैसे यूज़ करना है, तो उसी के अंदर सिखाया जाता है। तो थोड़ा बहुत तो मैंने जो एवरेस्ट करने से पहले ये बाकी माउंटेनिंग करने से पहले मैंने बेसिक किया था, उसमें आपको सब कुछ सिखाया जाता है। एज अ पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट कोई डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं? नहीं, वैसे टेक्निक तो डिफरेंट नहीं होती है, लेकिन आपको बताना पड़ता है। जो आपकी गाइड होगा, अगर उनको पहले पता होगा तो ठीक है, नहीं तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको कैसा कंफर्टेबल लगता है। जब अगर मैं एवरेस्ट की बात करूं, तो जब वहाँ पे ट्रेनिंग हो रही थी मेरी, तो स्पेशली चैलेंजिंग क्या आता है, लेदर क्रॉसिंग का। खुम्बू आइस है, वहाँ पे आपको लेदर क्रॉसिंग का बहुत बड़ा बड़ा क्रेवास मिलता है। तो देखने वाले लोग वहाँ पे खड़े होकर क्रॉस करते हैं, लेकिन मेरे लिए चैलेंजिंग था कि खड़े होकर मैं कैसे क्रॉस करूँगी। तब जब ट्रेनिंग हो रहा था तो सर को मैंने बोला कि सर मैं ऐसे करके मतलब बैठ के क्रॉस करूँ तो मेरे लिए सेफ़ है क्या? सर ने बोला हाँ सेफ़ तो है, अगर तुम्हें कंफर्टेबल लगता है तो उस दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, गाइड का भी और जो सिखा रहे हैं उनका भी। और मुझे भी थोड़ा बताना पड़ता है कि मुझे कैसे कंफर्टेबल लगता है, कैसा सही है, तो उस हिसाब से चलता है। जब आपने अपने परिवार को बताया, जब उनको पता चला कि आपका माउंट एवरेस्ट चढ़ने का इरादा है,
तब उनका क्या रिएक्शन था? फैमिली को तो बताया तो था एवरेस्ट वगैरह जैसे माउंटेनिंग करती हूँ। मेरे फैमिली कहते कि मिलता क्या है वहाँ जाके। फैमिली तो छोड़ो, बाकी सोसाइटी में भी और फ्रेंड लोग भी कहते कि माउंटेनिंग करने से तुम्हें क्या मिलता है, इससे तो कुछ और सब स्पोर्ट्स करो, उसमें अगर तुम्हें मेडल आएगा तो तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगा। माउंटेन फील्ड में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा जार है सब कुछ, तुम क्या कर रहे हो। फिर भी क्योंकि माउंटेनिंग करने का ये मतलब था कि मुझे एक सोसाइटी को चेंज करना है। जिस तरह से सोसाइटी की सोच है ना कि माउंटेनिंग नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन मेरे को पहले से ही ये आदत है कि मुझे हमेशा चैलेंजिंग वाला ही चीज़ करना पसंद था, क्योंकि जितना डिफ़िकल्ट वे चुनोगी इतना आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। और आगे बढ़ने के लिए अगर जब तक मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो मुझे जब भी लोग मिलते थे माउंटेन फील्ड में तो क्या होता था कि जैसे हम लोग चल रहे हैं स्पेस मतलब ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो बहुत कुछ लोग ऐसा होते हैं कि आप नहीं हो पाएगा, गिव अप करने वाले होते हैं। तो मुझे देख के उनको मोटिवेट मिलता है, यार इनको नहीं दिख रहा, ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो लोगों की मतलब एक माउंटेन फील्ड में कभी ऐसा नहीं देखा कि आप मतलब कभी नेगेटिविटी बोलते हुए नहीं सुना है, हमेशा मुझे पॉजिटिव सुना है। ये लोग कभी ये नहीं बोलते कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं, ये कभी नहीं सुना है मैंने वहाँ पे। और माउंटेन फील्ड में बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत मोटिवेट करने वाले। तो मुझे माउंटेन फील्ड ये चीज़ अच्छा लगता है और नेचर से कनेक्ट होते हैं। ऑन द वन हैंड जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आप ढूंढ रही थी, ऑन द अदर हैंड देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर सपोर्टिव एंड हु हेल्प यू टेक दिस जर्नी फॉरवर्ड। यस। अगर थोड़ा सा मैं अगर एवरेस्ट की बात बताऊं, जब मुझे पता चला, मैं ऑफिस में थी, फ़ोन आया कि आपको एवरेस्ट जाना है, मतलब 2 अप्रैल को पता चला है कि एवरेस्ट जाना है आपका, तैयारी कर लो। उस दिन मैं बिलीव नहीं कर रही थी, क्योंकि मैंने इतना स्ट्रगल किया था इस चीज़ के लिए, तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वो चीज़ मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। तो मैंने अपने ऑफिस में थोड़ी देर में फ़ोन में ऐसे बैठी रही, मतलब शांत हो गई, ये सच है कि नहीं है। फिर मैंने अपने कलीग्स को बताया, कलीग सारे इतने खुश हो गए। जब कोई भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करता है तो क्या प्रोसेस रहता है और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि पानी, खाने की समस्या होती है, वेदर, ऑक्सीजन लेवल? कुड यू जस्ट ब्रीफ अस, टेक अस थ्रू दैट जर्नी? तो माउंट एवरेस्ट में जैसे हर माउंटेनियर के अपने चैलेंजिंग होते हैं। यहाँ पे हर किसी के चलने की जो स्पेसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो जब एवरेस्ट की जर्नी हमारी ओवरऑल थी 50 डेज़ की। जब मैं काठमांडू पहुँची तो मुझे पूछा मेरे जो ग्रुप है उन्होंने कि अंगमो एवरेस्ट के लिए क्या तैयारी करके आए हो। मैंने बोला मुझे पता है 2 दिन पहले चला है कि तुम्हें एवरेस्ट जाना है। तो मैंने कुछ मतलब मेरी कोई तैयारी नहीं है, पैकिंग की थी हाँ थोड़ी कुछ बहुत? नहीं, कुछ नहीं हो पाया, मैं ऐसे आई हूँ, बस 2 दिन अपने सामान के पैक किए, मैं ऐसे आई हूँ। वो लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। तो सर ने बोला हाँ ये सच कह रही है, इसको पता है 2 दिन पहले चला है कि जाना है। तो थोड़ा बहुत उस समय थोड़ा डर लगा कि जिस तरह से उन मेरे ग्रुप के बारे में सुना, क्योंकि उनको पहले से पता था कि इस बार हमने एवरेस्ट करना है। 5-6 महीने पहले से वो लोग कोई लद्दाख में थे, कोई रनिंग कर रहे थे, कोई जिम ज्वाइन कर रखा था, कोई मनाली में थे, सबका अपना ट्रेनिंग था। लेकिन मैं ही ऐसी थी कि जो विदाउट ट्रेनिंग आई हुई थी। तो ठीक है, मैंने सोचा चलो बिलीव रखेंगे, अगर डिटर्मिनेशन होगा तो सब कुछ हो सकता है। तो हमारी जर्नी शुरू हुई 10 अप्रैल को वहाँ से, और 18 अप्रैल को हम बेस कैंप पहुँचे। तो क्या होता है, बेस कैंप पहुँचने के बाद एवरेस्ट फाइनल समिट के लिए जाने से पहले वहाँ पे ट्रेनिंग चलती है। जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ पे आइस क्लाइंबिंग हो गया, लेदर क्रॉसिंग हो गया, और उससे पहले एक 6000 पिक सबमिट किया जाता है जो टेक्निकली होता है। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आप खुद को कितना मतलब एवरेस्ट के लिए कितना प्रिपरेशन हो के आए हो। तो वो सब कराया वहाँ पे, ये सब कुछ हुआ। उसके बाद जब हम फाइनल सबमिट हमने स्टार्ट किया 15 मई को, तो वहाँ पे कैंप होता है, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 एंड फाइनल सबमिट। तो हमने 15 मई को जो है रात को 11 बजे स्टार्ट किया बेस कैंप से। तो अराउंड 16 को हम पहुँचे कैंप 1 अराउंड 9:30। तो वहाँ पे हमने 1 घंटा रेस्ट किया। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया और अराउंड 5 या 6 क्लॉक हम कैंप 2 पहुँचे, और 17 को फिर हमने स्टार्ट किया कैंप 2 टू कैंप 3। अब कैंप 3 से सर ने बोला मुझे कि अंगमो ऑक्सीजन लगाना अब तुम्हें। मैंने बोला दाई ऑक्सीजन मैं नहीं लगाऊंगी, मेरे को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है,
इसके पीछे रीज़न यही था कि मेरे को बैग हैवी नहीं उठाना था क्योंकि कैंप 1 तक तो आपको खाने पीने का मिल जाता है, चाय वगैरह, दाल चावल मिल जाएगा, और कैंप 2 तक भी मिल जाता है दाल चावल। कैंप 2 से ऊपर आपको खाने का नहीं होता है, वहाँ पे बेसिकली आपको उठा के जाना होता है। जूस, चॉकलेट और कुछ रेडी टू ईट होगा तो वो बना के खा सकते हैं। तो कुछ खुद को उठाना होता है, कुछ हमारे साथ जो गाइड होते हैं वो उठाते हैं। तो कैंप 3 से हमने जैसे स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद कैंप 4 पहुँचे 18 को। पहुँचने के बाद क्या हुआ, जैसे हम 2 बजे पहुँचे, 2 बजे पहुँचने के बाद मेरे गाइड ने बोला कि हम 7 बजे स्टार्ट करेंगे फाइनल समिट के लिए। तो हमने 18 की शाम को फाइनल समिट के लिए स्टार्ट किया। तो चलते चलते रास्ते में क्या हुआ, मैं इतना एग्जॉस्ट हो गई, पूरी तरह से मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया जैसे मैं ऊपर चल रही थी। तो रास्ते में मैंने दाई को बोला कि जैसे वहाँ पे जैसे गाइड होते हैं उसको हम दाई बुलाते हैं, तो मैंने बोला कि दाई मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, मैं ऐसे चला नहीं जा रहा है। दाई ने बोला रुकना नहीं है, तुम्हारे पीछे देखो 50-100 लोग लाइन में खड़े हैं, तो तुम नहीं रुक सकते हो। फिर भी मैं चलती। थोड़ी देर बाद मैं एक जगह रुक के रोने लग गई। तो कह रही थी क्यों रो रहे हो तुम? मैंने बोला दाई तुम आप मुझे रेस्ट करने नहीं दे रहे हो तो इसलिए मैं रो रही हूँ। तो कहता है अगर रोगे तो मैं नीचे वापस ले जाऊँगा। तो फिर भी चलती रही। उस टाइम पे मेरे को मेरे माइंड में 4 बातें चल रही थी जिससे मुझे बहुत सपोर्ट किया है टॉप तक पहुँचने में। उस दिन पता चला कि फिज़िकली के साथ मेंटली स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी है। पहले अगर मैं वो बात बताऊँ तो मैं ये सोच रही थी उस समय कि ये जो मेरा सपना है, इतने सालों से मैं इसको देख रही हूँ, सोच रही हूँ, इतने लोगों से मैंने बात की, तो आज मुझे वो चीज़ मौका मिला है पूरा करने का, तो उसको मुझे पूरा करना है। और दूसरी बात, मैंने इस चीज़ को पूरा करने के लिए मैंने इतने लोगों के सामने बात किया, फाइनेंशियली स्पेशल जो मेरे लिए चैलेंजिंग था फाइनेंशियली उसके लिए। तो आज यूनियन बैंक ने मेरे पर ट्रस्ट करके इतना बड़ा अमाउंट जो मैं कभी सोच ही नहीं सकता कि एक जगह से मेरे को मिलेगा, तो इस चीज़ को मुझे ऐसे जाने नहीं देना। और थर्ड थिंग, मेरे साथ एक सर थे, तो जब हमारा पूरा ट्रेनिंग वर्क कंप्लीट हो गया तो सर ने बोला कि अंगमू देखो अब तुम्हारा रियल एडवेंचर अब शुरू हो रहा है। जब हम समिट के लिए जा रहे थे तो तुम्हें इतने अच्छे से काम होके करना है, ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, मतलब धीरे से, मतलब जो भी तुम्हें लगता है मतलब एकदम से वो नहीं होना है, क्योंकि जितना आप हाइट पे जाते हो वहाँ पे कभी क्या होता है बहुत हाइपर हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें चेंजेस हो जाते हैं ना माइंड वगैरह, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और फोर्थ थिंग, मैं ये सोच रही थी कि मतलब ये जो मैं करने जा रही हूँ ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी जो फैमिली, टीचर, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कलीग्स हैं, स्पेशल मेरे जो डिसेबल कम्युनिटी है, उन सब के बिहाफ पे मुझे सबमिट करना है। ये 4 बातें मेरे माइंड में चल रही थी। इसी को सोच के मैं चले जा रही थी। एक जगह तो मैं गिर भी गई थी। गिरने के बाद मेरा जो ग्लास है उसका एक शीशा टूट भी गया था, उसको भी चेंज नहीं कर पाए, मतलब कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो हाथ में जो ग्लव्स पहना होता है अगर आप उसको खोल दोगे तो आपके मतलब जो हाथ हैं फ्रोज बाइट हो जाते हैं, तो वो भी नहीं खोल पाए। बस चलते रहे बस। मैंने जो अपने जो पैरों को तो ध्यान नहीं दिया, थकावट को ध्यान नहीं दिया, बस माइंड में जो चल रहा है उसको सोच के चल रही थी। फाइनली 19 में 2025 को अराउंड 8:30 मैं टॉप पे पहुंची थी। जैसे ही पहुंचे मैं बैठ गई वहाँ पे। दाई मुझे कहने लगे अब उठो अंगमो, फ़ोटो खींचते हैं। मैंने बोला दाई मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं उठ नहीं सकता, आपको फ़ोटो जैसे भी खींचना है वैसे ही आप बैठ के खींच सकते हो, मैं नहीं खड़ी हो सकती। तो वैसे ही हमने फ़ोटो खींचा। फिर मतलब मुश्किल से हमने 10 से 15 मिनट वहाँ पे वेट किया होगा, फ़ोटो वो खींचे, फिर हम नीचे उतरे। धीरे धीरे थोड़ी देर तक मैं चली, उसके बाद से फिर मेरे पैरों ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। फिर हमने रोप पे सेफ्टी लगा के फिर मैं बस स्लाइड होके नीचे तक धीरे धीरे उतर के आई हूँ। तो रास्ते वगैरह में इतने सारे डेड बॉडियाँ पड़े हैं, मुझे तो नहीं पता था। जैसे हम कैंप 2 पे पहुँचे तो मैंने दाई कह रहे थे कि रास्ते में इतने सारे डेड बॉडी, तुम्हें पता चला? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं पता चला। कहते कि मैंने बताया था तुम्हें, तुमने नहीं सुना। मैं बोला नहीं, मैंने नहीं सुना। तो यही एक छोटी सी स्टोरी थी मेरी एवरेस्ट तक का। जब आप ये पूरी जर्नी कर रहे थे, आई एम स्टिल वेरी इंक्विजिटिव कि एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन आपने चढ़ाई कैसे की, क्या टेक्निक्स यूज़ की, हाउ डिड यू नो कि कहाँ पे स्टेप करना है, डिड यू यूज़ अ वाइट केन? यहाँ पे जो आप वाइट कैन की बात कर रहे हो वो हमारे लिए माउंटेन में काम का नहीं है। वहाँ पे एक वर्किंग पोल होता है जो साइटेड लोग भी यूज़ करते हैं।
ये सिर्फ विजुअली चैलेंज के नहीं होते हैं, सभी लोग यूज़ करते हैं, कोई दो दो यूज़ करते हैं, कोई एक यूज़ करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो वो स्टिक उस समय मेरे लिए एक आइस की तरह यूज़ कर, मतलब मेरा आँख था वो मेरे लिए, मतलब जहाँ मैं स्टिक को ढूंढ के रखती हूँ वहाँ मैं अपना पैर रखती हूँ। और दूसरी बात, मैं गाइड को पूरी तरह फॉलो करती थी। जैसे नॉर्मल ट्रैक होता होगा जहाँ ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, तो मेरे गाइड आगे आगे चलते हैं, मैं गाइड के बैग को पकड़ के चलती हूँ। जैसे उनको कब स्टार्टिंग में क्या होता था, गाइड मुझे बताते थे कि लेफ़्ट साइड मुड़ जाओ, राइट साइड मुड़ जाओ, पत्थर है, क्रॉस करना है। तब मैंने उनको बोला कि आप मुझे कुछ मत बताओ, आप चलते रहो, बस चलते रहो, मुझे बताना मत। तो इसका मतलब है कि मैं उनकी बॉडी मूवमेंट को फॉलो करती थी। जैसे वो लेफ्ट मुड़ते हैं तो मैं वैसे मुड़ती थी, जैसे वो पैर ऊपर रखते थे तो उनकी हाइट थोड़ा ऊपर हो जाती थी, मेरे को लगता है हाँ कुछ हाइट है। और दूसरी बात, मेरे साथ स्टिक था, वो ये जो वॉकिंग पोल था, वो पोल बहुत हेल्प करता था, कहाँ पैर रखने वो बता देता था। और जब फाइनल सबमिट के लिए जाते हैं तो वहाँ पे रोप अप होके जाते हैं। रोप अप मीन्स हार्नेस पहन के, एक मेरे साथ दो गाइड था, तो एक गाइड मेरे आगे रहते थे, मैं बीच में, और एक गाइड पीछे। तो हम रोप अप होके एक दूसरे को बांध के चलते थे। तो मैं आगे वाला गाइड को फॉलो करती थी, और पीछे अगर मेरे पैर इधर उधर जा रहा मतलब होते थे, तो मेरा गाइड, पीछे वाला गाइड बताते, अंगमो लेफ्ट साइड हो जाओ, थोड़ा सा राइट साइड हो जाओ, बस ये बताते थे। और क्या स्पीड, बिकॉज आप कह रहे थे कि अगर आप रुकोगे तो पीछे बहुत सारे लोग हैं, राइट? तो डिड इट इम्पैक्ट योर स्पीड ऑफ वॉकिंग ऑल्सो, लाइक एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन, क्या आपकी स्पीड कंपैरेटिवली स्लो थी? अगर थी तो हाउ वाज द रिएक्शन, वर द पीपल कोऑपरेटिव? एज अ विजुअली चैलेंज, स्पीड पे यहाँ पे कोई विजुअली चैलेंज का लेना देना नहीं होता था, क्योंकि देखने वाले लोगों को भी स्पीड बहुत स्लो हो जाता था माउंटेन में। मतलब मुझे ऐसा लगता है वहाँ ठीक है, देखने वाले देख के चलते हैं, अपने स्पेस पे चलते हैं, लेकिन मैं अपने गाइड को फॉलो करती हूँ। लेकिन गाइड को मैं ये बोलती हूँ कि आप मेरे स्पेस पे चलो, मैं जैसे चल रही हूँ आपको वैसे ही चलना पड़ेगा, क्योंकि गाइड तो वैसे भी बहुत जल्दी चलते हैं। तो मैं बोलती हूँ मैं जैसे चलूँगी आपको वैसे ही चलना पड़ेगा। तो वो मेरे उसमें फ़ॉलो करते हैं। कभी मुझे लगता है हाँ थोड़ा ठीक है, जल्दी चल सकते हैं, तो हम जल्दी चलते थे। लेकिन देखने वाले और वीआई एज ए विजुअली चैलेंज यहाँ कोई डिफरेंट नहीं है, सेम है, कोई वो नहीं होते हैं। अभी हमने बात की जॉनसन एज विजुअली इम्पेयर्ड, बट एज अ विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन, जहाँ पे आपने 50 डेज का जर्नी किया, व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू हैड टू फेस बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन? यहाँ पे बीइंग अ विजुअली चैलेंज वुमेन, प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन हमारे साथ मेरे ग्रुप में 4 मैम थी, और मतलब मुझे इंक्लूड के हम 4 लड़कियाँ थी और 3 लड़के थे। तो मुझे कोई इशू नहीं हुआ, हमेशा बेशक मैं अपने गाइड के साथ चलती थी, लेकिन हमारे साथ जो बाकी जो माउंटेनियर थे वो आगे पीछे होते थे। और जहाँ टेंट में रहते थे तो हमारे साथ वो बाकी जो मैम लोग होते वो साथ में रहते थे, तो कोई इशू नहीं होता था। आप किसी भी टीम मेंबर्स को पहले से जानती थी? नहीं, किसी को नहीं जानते थे, मेरे लिए फर्स्ट टाइम था सारे। तो आपको कभी सेफ्टी का कंसर्न वैसे कभी कुछ माइंड में नहीं आया? आप कंफर्टेबल थी? हाँ बिल्कुल कंफर्टेबल, मुझे ऐसा लग रहा था जब उनके साथ थे तो मैं इतने सालों से इन्हीं के साथ ट्रैक कर रहे थे। रियली नाइस। जी। जब आप माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंची तो आपके मन में क्या आया? क्या एक्सपीरियंस था आपका? जब मैं टॉप पे पहुंची, जैसे मैं नीचे बैठी, मैं सोचने लगी कि सच में मैं इस टॉप पे आ गई क्या, जो मैं सोच रही थी। उसके बाद मैं आई जस्ट से थैंक यू फॉर माउंटेन फॉर अलाउइंग मी हियर, क्योंकि बहुत सारे सुनने में आते हैं कि कभी कभी जो जिसका पूरा नहीं होता है तो माउंटेन अलाउ भी नहीं करते हैं, उसके वजह से पूरा नहीं होता है। लेकिन मैं उस समय गॉड को कह रही थी कि थैंक यू माउंटेन, मुझे अलाउ करने के लिए, और मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और उसके बाद मैं कह रही थी कि जितने लोगों ने मुझे मेरे लिए प्रे किया है, किसी भी फील्ड मतलब किसी की तरह से मेरे को हेल्प किया है, उन सब के लिए मैं थैंक्स फ्रॉम माई बॉटम हार्ट, बस इतना कह रही थी। बाकी ये थी कि अब मुझे नीचे उतरना है जल्दी से सेफली, क्योंकि बहुत सारे डेथ रेशो जो है नीचे उतरते समय होता है, सुना था मैंने, तो इसलिए मैं वही प्रे कर रही थी अब मैं सेफली नीचे उतर जाऊँ। चंदन, माउंट एवरेस्ट तो आपने चढ़ाई कर ली, लेकिन अभी आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? पहले मेरा सपना यही था कि मुझे एवरेस्ट करना है। अब अभी मेरा सपना है कि जो 7 कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है उन सबको मतलब क्लाइम करना है, जिसमें मेरा 2 कंप्लीट है, एवरेस्ट और यूरोप का हाईएस्ट माउंट एल्ब्रूस, ये 2 मेरे कंप्लीट है। अभी 5 और हैं, तो उसको भी जैसे फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है वैसे इन सबको भी करने का मेरा एक ड्रीम है। एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगी, बिफोर एवरेस्ट एंड आफ्टर एवरेस्ट लोगों का परसेप्शन कैसा रहा? समाज ने कैसे आपके सपने को देखा?
क्या रिएक्शन था समाज का? बिफोर एवरेस्ट तो मैंने बहुत सारे मेंशन भी किया कि जब मैं बताती थी कि एवरेस्ट जाना है तो लोगों का यही रिएक्शन रहता है कि तुम्हें जो कंफर्टेबल है वो चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ देखने वाले लोग भी नहीं कर पाते तो आप कैसे करोगे, और वहाँ पे ऐसा हो जाता है वैसे बहुत सी चीज़ें मैंने सुना है कि मतलब ये होता है वो होता है, डर नहीं लगेगा तुम्हें। और आफ्टर एवरेस्ट से पहले मैंने जिन जिन लोगों को कांटेक्ट किया कि मुझे एवरेस्ट करना है, मतलब सॉरी माउंटेन करना है, ये करना है, उस समय उनका रिप्लाई नहीं होता था या इंक्लूड नहीं करते थे जो भी है। अभी जब भी मैं उनको बोलती कि मुझे वो चीज़ करना है, उन खुद के सामने से आंसर आता है कि अंगमो तुम्हें वो माउंटेन करना है तो बताना, हम करवाएंगे। और जिस तरह से मैंने किया है और जो जो लोगों ने बोला है उन सब का जो नेगेटिविटी था वो चीज़ नहीं है, अब पॉजिटिव है और कहते हैं कि तूने जो सोचा है वो चीज़ करके दिखाया है, हमने जो सोचा है उस चीज़ को तोड़ के दिखाया है। जैसे आई हम थिंक दिल्ली में एक अर्बन स्पेस पे रहते हैं, क्या माउंट एवरेस्ट एक बहुत ही अलग जगह है। माउंट एवरेस्ट के जब शिखर पे गए तो वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। तो इन टर्म्स ऑफ अ डिफरेंट एनवायरनमेंट उस जगह का आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? जैसे जब लोग अंटार्कटिका जाते हैं तो इट रियली इम्पैक्ट्स देम। सिमिलरली जब आप माउंट एवरेस्ट पे गई तो उस रिगार्ड में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अगर दिल्ली में देखा जाए तो पोल्यूशन होते हैं, जब हम एवरेस्ट में जाते हैं तो नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं। मैम सी एवरेस्ट की बात नहीं करूँगी, जब भी मैं माउंटेन में जाती हूँ तो एकदम से जैसा माउंटेन में जाते हैं नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, एकदम से पीस होता है, एकदम से शांत होते हैं। तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि मतलब कौन सी दुनिया में आ गए। वहाँ पे जैसे कहीं तो इंटरनेट वगैरह भी नहीं होते हैं, तो नहीं होगा चल जाता है बहुत अच्छे से, क्यों पीसफुली होता है वहाँ पे। जब एक दूसरे लोग हो जो बाकी जो माउंटेनियर होते हैं उनसे मिलते हैं, हम इंटरेक्शन करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उनके भी एक जिज्ञासा जो कहते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा होता है विजुअली चैलेंज माउंटेनियरिंग करते हुए, तो मेरे से क्वेश्चन करते हैं, तो मैं वो चीज़ अच्छा लगता है उनसे डिस्कस करते हुए। एज अ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन आप आकाशवाणी के माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि लाइफ में अप डाउन आते हैं, चैलेंजिंग आते हैं, लेकिन आज की जनरेशन में क्या हो गया है, बहुत सारे लोग गिव अप करते हैं, मतलब गलत रास्ते में जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको जब भी कोई चैलेंजिंग फेस होता है, आप जस्ट सिट एंड जस्ट थिंक कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आपको ये चीज़ देखना है, क्योंकि ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि जिसका सॉल्यूशन ना हो। अगर मैं अपने केस में बताऊँ, जब भी मैं घर पे आके सोचती हूँ मुझे एवरेस्ट करना है तो उसके लिए कैसे हो सकता है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं सोचती हूँ इसके सॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। अब अभी लोग मुझे कहते हैं कि अंगमू तुम्हारा लाइफ कैसा है बिफोर एवरेस्ट और आफ्टर एवरेस्ट, तो मेरा एक ही आंसर रहता है उस समय कि जब भी चैलेंजिंग को कैसे फेस करना है वो सीखा है, और उसको उससे मतलब आगे कैसे निकलना है वो चीज़ देखा है मैंने। तो यही एक मेरा आंसर मतलब लोगों को ये है कि आप लोग कभी भी गिव अप मत कीजिए, उस चैलेंजिंग को जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढ के आगे निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हैं आप। आप अंत में कुछ कहना चाहेंगी? मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि एवरेस्ट करने के बाद, ये नहीं कि मैंने एवरेस्ट किया है इसलिए नहीं, इसलिए प्राउड फील कर रही हूँ क्योंकि ये जो मैंने किया है ये मैंने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है, ये मैंने अपने मतलब डिसेबिलिटी कम्युनिटी उन सब के बिहाफ पे मतलब मैंने ऊपर जाके सबमिट किया है। जिस तरह से आज हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि वर्ल्ड का फर्स्ट विजुअली चैलेंज पर्सन कौन है, तो एरिक को पढ़ते हैं। अब मुझे ये प्राउड फील होता है कि आज जब भी हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हमारे कंट्री के नाम आएगा इंडिया, उसके बाद फर्स्ट विजुअली चैलेंज वुमेन फ्रॉम इंडिया, तो मुझे ये चीज़ बहुत प्राउड फील होगा कि वो नाम पूरे हिस्ट्री में रहेगा। So moving from negativity to positivity, that Yeah. is Chonzin Angmo for us. Yes. चॉन्जन, आपने हमें इतना वक्त दिया, पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट में आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। आपके 5 समिट जो आपके बाकी हैं, वी होप वो जल्द ही कंप्लीट हो और फिर हम फिर से मिलें, एंड आई होप दैट वी कंटिन्यू टू ब्रेक बैरियर्स। थैंक यू थैंक यू सो मच।